की सरकार है, तो प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूं। मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूं, चौथी लाइन में आपको मजा आ जाए तो फिर आप ताली बजाइए कि मैं प्यार से क्यों दूर रहता हूं। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ। ये हमारा भाई है छोटा मनोज चौहान, बहुत अच्छा कवि है। कहने लगा भैया आप जब आते हो तो मैं प्यार नहीं करूंगा, लड़कियों से दूर रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से भागता हूँ, ऐसा आप क्यों करते हो। तो मैं आपको सब बता दूं, मैं कोतमा पहली बार आया हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने एक लव स्टोरी सुनी थी रोते रोते। मेरा कानपुर का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे कोतमा को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, अगर किसी की हिम्मत हो तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो SSC करते हैं या IIT करते हैं। वो फर्स्ट ईयर में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। वो इंटर में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। वो BA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। वो MA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। उसने B.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। उसने M.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। क्या बात है। वो प्रोफेसर बन गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। तो अब आप दिखा देना प्यार मोहब्बत करके। तो मैं साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर, तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर हमारा उत्तर प्रदेश इतना साफ अद्भुत है, आप पूरे विश्व में कहीं जाइए, आप कभी कानपुर आइए तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी सिंह साहब पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिल नहीं सकते जितने हमारे कानपुर के होते हैं। आप कभी भी बनारस जाओ, रेलवे स्टेशन पर उतरो, वहां पे लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा है ना। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए, वहां पर ये लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पर लिखा रहता है रूपाली चप्पल आपका स्वागत करता है। हाँ, कभी आप आइए। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। अद्भुत है हमारा शहर। हमने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया सर, एक बार हमारी घड़ी खराब हो गई। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में गया, कानपुर लौट के आया तो स्टेशन पे लड़का बैठा था, मेरी घड़ी खराब। हमने केवल उससे इतना पूछ लिया, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है। तो हमसे कह रहे गुरु ऐसा तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा तुम्हारा टाइम खराब है, मूड खराब है, ये बता दो कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने हमसे कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे। तुमने कैसे क्या हो गया। कह लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। उसको हम दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, इससे प्यार करते हैं। तुमने कहा गुरु उसमें हुआ क्या। कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो कान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का खान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करानी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली बजाइए एक बार जोरदार आपको। तो साहब हमारा उत्तर प्रदेश इतने अद्भुत लोग हैं, आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी आलम सुल्तानपुरी आए थे, पाकिस्तान को निपटा उठा के चले गए। मैंने पाकिस्तान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। अभी जब स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था ना भाला फेंक के, तो एक वीर रसी कवि ने कहा अगर भैया यही भाला पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा गुरु उसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान इतना बड़ा, भाला इतना बड़ा। तो मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को भी निपटा दिया। अगर वो भी निपट गया हो तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के मुझे बताना कि हमने सही निपटाया। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान को ऐसे निपटा देते हैं। तो लोग हमसे कहने लगे यार ये तुम्हारे मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कितने काहिल हैं, कितने आलसी लोग हैं।
अच्छा, कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, उधर बात कर रहे हैं। तो लोग हमसे कहने लगे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कितने आलसी, कितने काहिल हैं, स्वर्ण पदक कभी नहीं जीत सकते, हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे। तो हमने उनसे कहा भाई साहब, हरियाणा के बच्चों में और हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। मैं आपको अंतर सही बता रहा हूँ। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, उसके बाद घर आता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, फिर जिम जाता है, फिर 4-5 घंटे टहलता है, फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। क्या बात है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सब सो के उठते हैं तो चौकी जाते हैं, और चौकी इंचार्ज के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, होता ना हमारे यहाँ। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7-8 बजे जब सो के उठता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है अपने दोस्तों को भोकाल दिखाने के लिए, भाई साहब नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु उस समय तो उसके लगी हुई है, इसके मुंह न लगू। फिर वो दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है और अपनी सेल्फी डालता है, भाई चौकी इंचार्ज गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की रात भर होती है तुड़ाई। 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है। अगर उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो वो गोली चलवा देता है, गोली चलवा चुका होता है, इसलिए उसकी विधायक की टिकट पक्की। तो मध्य प्रदेश के लोग विधायक बनने के लिए कि दंड पेलने के लिए, आप बताइए। तो हमारा मध्य प्रदेश का शहर उत्तर प्रदेश का बहुत अद्भुत लोग ऐसा कैरियर बनाने के लिए यहाँ कोई बिल्कुल खर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोग कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला गोछा, और हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये होता है ना, ये हमारे केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में ही संभव है। सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी देर और बताता हूँ। तो हम लोग हाथ से कभी हैं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता साहब, केवल ये पता चल जाए कि लड़का हाथ से कभी, तो शादी तक नहीं होती लोग, पता है आपको? रिश्ते हमारे घर में आते हैं, अगर ये पता चल जाए लड़का कभी है तो रिश्ते वहीं से गायब हो जाते हैं। तो हमने अपना हाथ एक बार ज्योतिषाचार्य को दिखाया, जब हमारी शादी कई बार कैंसिल हुई, तो हमने कहा पंडित जी हमारी शादी कब होगी? तुमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी कई बार शादी इसी चक्कर में कैंसिल हो गई। लेकिन एक दिन हमारे एक रिश्ता आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर रिश्ता आया, उस लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो साहब तमाम बार हमारे रिश्ते कैंसिल हो गए। लेकिन एक बार एक लड़की आई, पिताजी एक लड़की को लेके आए, एक कमरे में उसको बैठा दिया, उसके सामने हमको बैठा दिया। कहने लगा बेटा ऐसा है तुम लोग एक दूसरे से बात कर लो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। भाई से तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुमको जान जाएगी, तुम इसको जान जाओगे, एक दूसरे को समझ लो। अब 1 घंटे उसको बैठा दिया, उसके सामने हमको बैठा दिया। 1 घंटे भाई साहब ना वो कुछ बोली ना हम कुछ बोले, बिल्कुल पंड्राप साइलेंट। 1 घंटे बाद हम ही ने हिम्मत की, हमने कहा बहन जी तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा अभी तक तो 2 थे। आज से आप मिल गए हैं। तो वो शादी तो हमारी कैंसिल हो गई। लेकिन हालांकि हमारी शादी एक दिन फाइनल हो गई लखनऊ में। मैं कानपुर में रहता हूँ, लखनऊ हमारे से 100 किलोमीटर है, तो लखनऊ में शादी फाइनल। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की फाइनल है, होने वाली लड़की को देखने चलना है। अब हम हमारे खुशी के सूट पहन के सुबह 11 बजे तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। पिताजी का फोन आया 11:15 बजे। कहने लगा बेटा ऐसा है तुम अकेले जाओ और होने वाली पत्नी को देखो, शादी फाइनल है और हम नहीं जा पाएंगे, हमको ऑफिस में काम आया है। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, घर की ये परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं
तो बेटा खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तुम भी कुछ लेके चले जाना। अब सर हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। तो जब तमाम बार हमारी शादियां कैंसिल हो गई, तो एक दिन हमारी शादी हो गई। बिल्कुल सच्ची घटना, आपको भरोसा ना हो तो मनोज चौहान से पूछ लेना, हमारी बारात आया था। भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये वाला नहीं, 4 साल पहले वाला सेमीफाइनल। उसी दिन हमारी शादी थी। तो अपने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो, वो नहीं माने करती। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल्कुल सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली मारो तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख रहे हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप ऐसे बजा रहे, इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीवी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नका का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नका का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। तब तक साहब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली एक बार हम जोरदार बजा दीजिए। बहुत अच्छा आपको सुन रहे हैं। हम लोगों की इज्जत, हम लोगों का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में होता है। मैंने तो तमाम अभी विदेश यात्राएं की, बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन सर हम लोगों की असली इज्जत जो हमारे घर पे है ना, ये बिल्कुल नहीं होती है। पत्नियां हम लोगों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती हैं। कवियों की इज्जत उनके घर पे क्या है। मैंने एक शो आता था बाबा क्या बात है, उसमें मैंने सुनाई थी, बहुत वायरल, मैं आपको सुना रहा हूँ। पत्नियों की नजर में कवियों की इज्जत। महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कब हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो यह है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती। और जब 1-2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो ये हाल चाल की जगह कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं इनको ऊपर उठा लो। तो ये हम लोगों की साफ इज्जत होती घर पे। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हमारे सिंह साहब ने तमाम व्यंग सुनाए। एक व्यंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का इस समय सबसे जो कड़वा क्वेश्चन वो है कि आप लोग देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं। ये आप लोगों को नहीं पता। आज का बच्चा जब पैदा होता है साहब तो ये नहीं जान पाता कि देशद्रोही देश प्रेमी है। ये बात उसके पिताजी नहीं बताते, देश का नेता बताता है। वो तय करता है कि तुम देश से प्यार करते हो या तुम देश के विरोधी हो। मैंने उस पर एक व्यंग्य लिखा पूरे हिंदुस्तान में, उस व्यंग्य ने मेरी पहचान बनाई। कोतमा में पहली बार पढ़ रहा हूँ, अगर आपने पास कर दिया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन आपका आशीर्वाद मिला तो मैं अन्य मंचों पर भी पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उस
जिसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है। एक कवि ने सलीके से कह दिया तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना या तो बिल्कुल चुप रहना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे बातों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा, इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दीजिए। और केवल आपका 2 मिनट लेना चाहता हूं। इस जो महिला की मंडली है, अगर इन लोगों ने कवियों का चयन अच्छा किया, अगर इन लोगों ने कवि सम्मेलन को बहुत अच्छा कर दिया हो, तो एक बार हाथ उठा के इन महिलाओं के लिए आपकी मैं तालियां चाहता हूं। और एक वादा आपसे ये चाहता हूं कि ये कवि सम्मेलन अगले साल आप दूसरे कवियों को बुलाइए।